सोचिए, जिस सिस्टम का काम आपको बचाना है वही आपको फंसा दे। तो आज हम बात करेंगे स्टीवन एवरी की, एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी जिसने पूरी दुनिया को अपने जस्टिस सिस्टम के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। और ये पूरी कहानी ना एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के आसपास घूमती है कि क्या हमारा जस्टिस सिस्टम एक ही इंसान के साथ 2 बार नाइंसाफी कर सकता है। स्टीवन एवरी के केस में ये कोई किताबी सवाल नहीं था, बल्कि एक असलियत थी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े अन्याय से। चलिए देखते हैं कि कैसे सिस्टम ने स्टीवन एवरी को पहली बार धोखा दिया। जरा सोच कर देखिए, साल था 1985 और किसी को एक ऐसे जुर्म के लिए जेल भेज दिया जाता है जो उसने किया ही नहीं। जिंदगी के पूरे 18 साल सलाखों के पीछे गुजर जाते हैं। ये कोई डरावना सपना नहीं था, ये स्टीवन एवरी की असलियत थी। और ये तब तक चलती रही जब तक 2003 में डीएनए टेक्नोलॉजी ने आखिरकार ये साबित नहीं कर दिया कि वो बेगुनाह है। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? देखिए, ये कोई एक छोटी मोटी गलती नहीं थी, ये तो गलतियों की एक पूरी झड़ी थी। गवाहों से जो पहचान करवाई गई वो गलत थी। पुलिस ने दूसरे सस्पेक्ट्स पर ध्यान ही नहीं दिया और जो सबूत एवरी के बेगुनाह होने की तरफ इशारा कर रहे थे उन्हें बस नजरअंदाज कर दिया गया। 18 साल, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये किसी की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमेशा के लिए चला गया। यही वो कीमत थी जो स्टीवन ने उस नाइंसाफी के लिए चुकाई। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। डीएनए सबूत ने सिर्फ एवरी को ही बाहर नहीं निकाला, बल्कि असली मुजरिम को भी सामने ला दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? असली अपराधी पुलिस की नजरों में पहले से था, बस उसकी कभी ठीक से जांच ही नहीं की गई। जेल से बाहर आने के बाद स्टीवन ने लड़ने का फैसला किया। उन्होंने काउंटी और पुलिस डिपार्टमेंट पर $36 मिलियन का केस कर दिया, उन लोगों पर जिन्होंने उन्हें गलत तरीके से फंसाया था। ऐसा लगा कि चलो अब जाकर इंसाफ मिलेगा, लेकिन असल में यहीं से कहानी ने एक और भी ज्यादा डरावना मोड़ ले लिया। स्टीवन एवरी को लगा कि वो इंसाफ के करीब हैं, पर उनकी दुनिया एक बार फिर उजड़ने वाली थी। उनकी आजादी की ये कहानी अब एक नए और कहीं ज्यादा खौफनाक जुर्म का हिस्सा बनने वाली थी। तो बात है साल 2005 की। एवरी का केस जोर शोर से चल रहा था और ठीक उसी वक्त टेरेसा हलबैक नाम की एक यंग फोटोग्राफर अचानक गायब हो जाती है। और उसे आखिरी बार कहाँ देखा गया था? स्टीवन एवरी की प्रॉपर्टी पर। जांच बहुत तेजी से हुई। टेरेसा की कार मिली एवरी की प्रॉपर्टी पर। कार के अंदर स्टीवन एवरी का डीएनए, उसके घर के अंदर टेरेसा की कार की चाबी। सुनने में तो ये एक ओपन एंड शट केस लगता है ना, लेकिन इस केस में क्या मिला से ज्यादा जरूरी सवाल था, कैसे मिला? मतलब ये सबूत मिले कैसे? और यही सवाल इस कहानी का सबसे बड़ा विवाद बन गया, जिसने पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को ही शक के घेरे में ला दिया। और यहीं पर उठता है सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसा सवाल जिसने पूरे केस पर पर्दा डाल दिया। जिन पुलिस ऑफिसर्स ने इस नए मर्डर की जांच की, वो वही लोग थे जिन पर स्टीवन एवरी ने करोड़ों का केस कर रखा था। अब इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं तो और क्या कहेंगे। और मामला जैसे पहले से कम उलझा हुआ नहीं था कि एक और चौंकाने वाला मोड़ आ गया। स्टीवन का भतीजा ब्रेंडन डेसी, जो सीखने समझने में थोड़ा धीमा था, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन जिस तरह से ये कबूलनामा लिया गया, बिना किसी लॉयर के, घंटों की पूछताछ के बाद, उसने बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या ये वाकई एक सच्चा कन्फेशन था या एक डरे हुए बच्चे से जबरदस्ती बुलवाया गया था? तो इन सारे सवालों, विवादों और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ये केस पहुंचा कोर्ट में। अब जो फैसला आना था वो सिर्फ स्टीवन एवरी और ब्रेंडन डेसी की किस्मत तय नहीं करने वाला था, बल्कि वो जस्टिस सिस्टम पर लोगों के भरोसे को भी तय करने वाला था। इतने सारे शक और सवालों के बावजूद कोर्ट का फैसला एकदम साफ और सख्त था। स्टीवन एवरी को मिली उम्र कैद की सजा और उनके भतीजे ब्रेंडन डेसी को 41 साल की जेल। पर कोर्ट के फैसले पर यह कहानी खत्म नहीं हुई। जब मेकिंग अ मर्डरर डॉक्यूमेंट्री आई तो समझ लीजिए एक ग्लोबल मूवमेंट ही शुरू हो गया। लाखों लोगों ने उनकी रिहाई के लिए पिटीशन साइन की और जस्टिस सिस्टम में सुधार को लेकर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। असल में ये पूरा मामला एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो इस एक लाइन में समझी जा सकती है। अगर जस्टिस सिस्टम ही अनबायस्ड नहीं है तो किसी भी बेगुनाह को मुजरिम बनाया जा सकता है।
ये कहानी सिर्फ स्टीवन एवरी की नहीं है, ये किसी की भी हो सकती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब वो सिस्टम ही शक के घेरे में आ जाए, जिस पर इंसाफ का भरोसा टिका है, तो फिर रीजनेबल डाउट का मतलब ही क्या रह जाता है।